जेनजी जनरेशन जिन्होंने नेपाल को इस समय पे अपने हाथ में ले लिया है, ऐसा क्यों करना पड़ा इन्हें? इस समय नेपाल में जो हो रहा है उसको ग्लोबल मीडिया कवर कर रही है, लेकिन नैरेटिव्स के साथ, अलग अलग बातों के साथ। ये जनरेशन नई है, इस जनरेशन को सही का सही, गलत का गलत पता है, क्योंकि इनके हाथ में मोबाइल फोन, इंटरनेट, एआई सब कुछ है। नेपाल की आबादी का जो टूरिज्म जो बिजनेस है वो चलता ही था इंस्टाग्राम से, वो चलता ही था यूट्यूब से, लिंक्डइन से, व्हाट्सएप से, हर जगह से, और इन सबको बैन कर दिया। आप इमेजिन करिए एक ऐसा देश जहां पे सारे के सारे नेता, सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ आपस में लिप्त हैं और अपोजिशन के नाम पे वहां कुछ भी नहीं है। ये नेपाल छोटा सा देश, 3 करोड़ की आबादी का देश, इस देश ने जरा देखो क्या क्या देखा है। मिलियन नहीं, बिलियन, 14 बिलियन नेपाली रुपए का करप्शन है। अब वहां पे आज नेपाल में आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और बोल दिया कि पूरे देश में ऑल कंट्री कर्फ्यू रहेगा, कि जैसे 1917 में रशिया में, यूएसएसआर में एक आंदोलन हुआ था जिसे हम कहते हैं रेड रेवोल्यूशन, और जैसे लेनिन ने वहां किया था वही हम करेंगे। यहाँ के जितने सारे हमारे राजा रॉयल्टी हैं उनको उठा के टांगेंगे हम। इन बच्चों को लग रहा है कि अब जो सरकार हो वो रेलेवेंट, हमें खाली रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमें रेलेवेंस चाहिए। आज के समय के हिसाब से कानून हो, आज के समय के हिसाब से तरीके हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है यूपीएससी वाला में। मैं हूं आदित्य तिवारी। इस समय नेपाल में जो हो रहा है उसको ग्लोबल मीडिया कवर कर रही है, लेकिन नैरेटिव्स के साथ, अलग अलग बातों के साथ। हम बात करते हैं जेनजी जनरेशन जिन्होंने नेपाल को इस समय पे अपने हाथ में ले लिया है, ऐसा क्यों करना पड़ा इन्हें, और इससे सीख क्या मिल रही है दुनिया भर की सारी सरकारों को, इनफैक्ट आने वाली फ्यूचर की सरकारों को, कि ये जनरेशन नई है, इस जनरेशन को सही का सही, गलत का गलत पता है, क्योंकि इनके हाथ में मोबाइल फोन, इंटरनेट, एआई सब कुछ है। हम इनसे झूठ नहीं बोल सकते हैं। और पुरानी पीढ़ियां थी जो बर्दाश्त कर लेती थी करप्शन, ये नई पीढ़ी बर्दाश्त नहीं करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि नेपाल में जो हुआ, इस रेजिम का जो अंत हुआ है वो भयानक हुआ है। कैसे? प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा एक ही दिन के अंदर, इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर को धक्के मार के सड़क पे कपड़े फाड़ के परेड हुई उनकी, और कई पुराने और भी जो नेता लोग थे, उनके परिवारीजन, उन नेताओं को या तो मार दिया गया या आगजनी में जो भी हुआ, सब जख्मी हुए। नाउ कैसे शुरू होता है ये मुद्दा, लोग क्या इसके अराउंड बातें कर रहे हैं? सबसे पहले सोशल मीडिया बैन की बात कर लेते हैं, जिसके अराउंड इतनी सारी चर्चा हो रही है। 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट इनके नेपाल के, इन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि इन सारी वेबसाइटों के प्रतिनिधि होने चाहिए हमारे नेपाल में, यहां बैठने चाहिए, हमारे यहां रजिस्टर होने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी पोस्ट हो, कोई भी कमेंट हो, उसको ट्रैक किया जाए, उस यूजर को, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सारी चीजें। ये चीज इस बार नेपाल की सरकार ने, और अब अपने ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने मंजूर किया और इसको अमल में लाया। इन्होंने एक दिन के लिए बस बैन किया था और प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने उस बैन को भी हटा दिया। नाउ होता क्या है, जितनी सारी वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट्स आप सोच के देखिए, अगर आप भी कभी अगर ट्रैवल टूर पे गए हो तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम की रीलें, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख के हमें पता चलता है कि अच्छा साहब मनाली में यहाँ पे टूरिस्ट, यहाँ पे स्पॉट है, यहाँ पे होम स्टे है, यहाँ पे एयरबीएनबी है, यहाँ पे होटल है, यहाँ पे ये रिजॉर्ट है, तो हमें ऐसे पता लगता है। नेपाल की आबादी का जो टूरिज्म जो बिजनेस है वो चलता ही था इंस्टाग्राम से, वो चलता ही था यूट्यूब से, लिंक्डइन से, व्हाट्सएप से, हर जगह से, और इन सबको बैन कर दिया गया। सरकार कहती है हाँ कुछ लोगों का धंधा अगर खत्म हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है हम बिल्कुल प्रॉपर एक वो चाहते हैं नेटवर्क का इस्तेमाल। ठीक है। नेपाल की जनता कहती है, यंग जनता, युवा जनता, कि हमारे पास एक चीज अपनी थी जिसको हम अपना कहते थे। वो क्या? इंटरनेट। वो क्या? सोशल मीडिया कनेक्टिविटी। हम उस सोशल मीडिया पे शेयर करते थे कि कैसे नेपो बेबीज, जो ये बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े क्लास के जो बच्चे होते थे, ये लुई विटॉन के बैग लेके घूमते हैं, रेंज रोवर गाड़ियां लेके घूमते हैं, ये हम इनके खिलाफ कम से कम कुछ बातें ही कर पाते थे। आपने वो भी हमसे छीन लिया। इसके बाद प्रोटेस्ट शुरू होता है और व्हाट्सएप जैसे, एक्स जैसे, लिंक्डइन जैसी, मतलब जो कामगार वाली जो वेबसाइट है उनको भी बैन कर दिया गया। इसके बाद ये जो वेबसाइट्स बैन हुई, यहां पे प्रोटेस्टर का कहना था कि मंजूर नहीं है, नहीं हो पाएगा, और जो हमारी जेनजी हमारी सड़कों पे उतर आई। जेनजी ने कहा कि ये जो सोशल मीडिया बैन से हम शुरू करते हैं लड़ाई, अभी देखते हैं कहां कहां जाती है। और असली मुद्दे पे आ गई, वो था करप्शन। करप्शन एक असली इनका मुद्दा था। करप्शन मैं भी आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को बनाने में 4 घंटे की मेहनत लगी है, लेकिन अगर मैं सारी करप्शन आपको खोल के सामने दिखाने लगूं, रात हो जाएगी। आप इमेजिन करिए एक ऐसा देश जहां पे सारे के सारे नेता, सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ आपस में लिप्त हैं, और अपोजिशन के नाम पे वहां कुछ भी नहीं है, रोजगार है नहीं वहां पे उस देश में। वहां की जनता बाहर जाती है काम करने, किसी तरह अपना पैसा बेचारा ये लोग अपने वापस भेजते हैं, और तब इनको ये देखते हैं हमारा नेपाल वैसा का वैसा ही है। 2005 में अर्थक्वेक आ जाता है, 2011 में फिर एक तबाही आती है, कुछ ना कुछ आता ही है और जनता परेशान रहती है, लेकिन एक पॉलिटिकल क्लास को, एक रिच क्लास को फर्क कभी नहीं पड़ता है। ये जनता इसी बार सड़कों पे आई। इन्होंने कहा कि आप भले ही कहते रहो, दुनिया की मीडिया हमें कुछ भी कह ले कि हम सोशल मीडिया के लिए आए हैं, पर नहीं, वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट करप्शन, जो इस नेपाल में एकदम संस्थात्मक हो गया है, कि मतलब संस्थान बन गया है एक यहाँ पे, करप्शन होना ही होना है। अभी मैं आपको करप्शन के यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूं जो कि प्रूवन हो चुके हैं।
तो सरकार का क्या कहना हुआ इस पूरे आंदोलन के एक ही दिन बाद, अच्छा ठीक है, जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आपकी आजादी है बोलने की, हम बिल्कुल मानते हैं, और इन्होंने उस बैन को रिवोक कर दिया। इन्होंने, सरकार ने उस जो ये जो बैन लगाया था उन 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 ये जो इन साइट्स पे, उसको इन्होंने हटा दिया कि ठीक है साहब, अच्छा ठीक है, कोई बैन नहीं है, ठीक है। अब लेकिन प्रोटेस्टर्स ने कहा कि ना, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, जो पहले होता है वो अब नहीं चलेगा। जरा देखते हैं एक बार पहले क्या क्या होता था। ये नेपाल छोटा सा देश, 3 करोड़ की आबादी का देश, इस देश ने जरा देखो क्या क्या देखा है। चाइना ने एक एयरपोर्ट बनाया इनके यहां पे, उस एयरपोर्ट में 14 बिलियन नेपाली रुपए, मिलियन नहीं बिलियन, 14 बिलियन नेपाली रुपए का करप्शन है। फिर एक अदालत इनको यहां पे कई 17 लोगों को यहां पे दोषी मानती है, किस केस में? आईटी इक्विपमेंट खरीदने के चक्कर में 160 बिलियन का करप्शन नेपाली रुपया। फिर नेपाल के टेलीकॉम की एमडी एक सुनीता पहाड़ी मैम, इनके ऊपर और बाकी 17 के ऊपर 335 मिलियन का घोटाला करने का आरोप है। फिर इसके बाद यहां पे टेराबॉक्स का 3.22 बिलियन का एक घोटाला। फिर इसके बाद ललिता निवास घोटाला, जिसमें लैंड एक ग्रैब डील हुई थी। अभी ये भी तो आए हैं। पतंजलि योग गुरु हमारे बाबा रामदेव जी, ये भी लिप्त हुए थे पतंजलि के यहां पे लैंड ग्रैब डील में, जो हुई थी, जो ये हुई थी नेपाल में। फिर इसके बाद गिरिबंधु टी एस्टेट, चाय के बागान जो प्रोटेक्टेड एरिया होते थे, जिनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती थी, ट्राइबल लोग रहते थे, उनको अलॉट कर दिया सरकारी कंपनियों को और बाकी प्राइवेट कंपनियों को। अभी तो और है, ये देखिए यहां पे वीजा का स्कैम, रॉट एट द टॉप। भूटानी लोग जो यहां पे नेपाल में रहते थे, उनसे वीजा के नाम पे पैसे लेते थे और वीजा उन्हें कभी नहीं मिलता था। ये तो इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है। ये क्या हुआ था? अगर आप नेपाल जा रहे हैं घूमने, आप एयरपोर्ट से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, जो भी है, आपकी 12,000 की पर्ची कटेगी। क्यों कटेगी? बस कटेगी। तो ये वो रिपोर्ट थी। फिर इसके बाद यहां पे खुद जो इनकी एंटी करप्शन ब्यूरो, जो इनकी बॉडी होती है CIA, उसके चीफ भी लिप्त हैं, प्रेम कुमार राय। उनके ऊपर एयरबस खरीदने में घोटाला करने का आरोप है। फिर इसके अलावा CIA चीफ के ऊपर कई सारे और सिंगापुर से पैसे लेने का आरोप है। और आप मजाक मानेंगे, सिंगापुर ने अभी बोला है कि अच्छा हम करप्शन का पैसा जो है लौटवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये करप्शन का पैसे की डील हो रही है, सिंगापुर देश भी ये बात कह रहा है। नाउ ये सारे करप्शन छोटा देश झेल पाएगा? वो तो इंडिया है जहां पे 2-2 लाख करोड़ के घोटाले हो रखे हैं, या प्रूवन नहीं हुए, लेकिन कम से कम आरोप तो है ही। लेकिन नेपाल जैसा देश, जिसकी GDP छोटी है, नेपाल जो हर जगह से लैंडलॉक्ड है, जिसके पास सी रूट भी नहीं है, वो देश कैसे झेलेगा ये सब? अब आज नेपाल का हाल देखिए आप। ये वही बच्चे हैं जो हर समय देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में। अब वहां पे आज नेपाल में आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और बोल दिया कि पूरे देश में ऑल कंट्री कर्फ्यू रहेगा, नेशनल इमरजेंसी है इस समय नेपाल में। और कोई भी व्यक्ति जो अगर इमरजेंसी सर्विसेज में काम नहीं कर रहा है, एम्बुलेंस में, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, कोई और चीज में, तो भैया बाहर ना निकले, क्योंकि अब जो है इस आंदोलन में अराजक तत्व और आ गए, उन लोगों ने आगजनी करी है। चलो आर्मी टेक ओवर करे, शांति बहाल हो, सबसे अच्छा वही है। हमारे खुद जो हमारा बिहार नेपाल का बॉर्डर है, यहां पे भी सशस्त्र सीमा बल इस समय पे अपने K9 स्क्वाड के साथ सब कुछ तहकीकात कर रही है और देख रही है कौन से लोग आवाजाही कहां हो रही है। बिहार के लोग जो जा रहे हैं, इंडिया के लोग नेपाल में, नेपाल के लोग यहां आ रहे हैं, तो भैया कौन कौन है, उनकी तलाशी हो, एक बार पता लग जाए, कोई अराजक तत्व ना निकले। तो ये अच्छी बात है, कम से कम हमारा देश तो सचेत है इस चीज में। इसके बाद ये नेपाल का पहला ऐसा कांड हुआ है नहीं। 2006 में ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है 2006 में नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र शाह जी। तो ये उस समय के राजा थे। 2005 में इन्होंने काम किया। इन्होंने कहा जो पूरा संविधान है नेपाल का सब खत्म करो, मैं ही रहूंगा, मैं ही हूं जो भी है यहां पे। फिर नेपाल की जनता फिर प्रोटेस्ट करने निकली सड़क पे और एक माओइस्ट मिलिशिया बन गई सामने, माओइस्ट मिलिशिया। ठीक है, अब ये मिलिशिया जब बन गई, मिलिशिया मतलब होता है एक ऐसे लोग जो कि आर्मी के नहीं है, पर उनके पास हथियार है और वो लड़ाई करने के लिए आक्रामक हैं, आतुर हैं। तो ये लोग सड़क पे आ गए और उस समय पे रशिया की आवाज उठने लग गई थी कि जैसे 1917 में रशिया में, USSR में एक आंदोलन हुआ था जिसे हम कहते हैं रेड रेवोल्यूशन। तो उस समय पे वहां के जार को, वहां के राजा को, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था। नेपाल में वही आवाज थी कि लेनिन की फोटो लेके हम बाहर निकल रहे हैं और जैसे लेनिन ने वहां किया था वही हम करेंगे। यहाँ के जितने सारे हमारे राजा रॉयल्टी हैं उनको उठा के टांगेंगे हम लोग। तो अब ये बात उस समय खत्म हो गई, राजा को खैर शांति से यहां से हटा दिया गया और यहां पे एक सरकार चुन के आ गई। अब ये जो सरकार बनी यहां पे, वो सरकार 7 पार्टी अलायंस थी, 7 पार्टी अलायंस। तो SPA को फिर मंजूर हुआ कि अच्छा ठीक है साहब, अब जो राजा है ये ज्ञानेंद्र ये हटे अपनी कुर्सी से और अब ये एक ऐसी सरकार को आने दे जो कि लोगों की हो, लोगों की हो। बात असल में ये है, लोगों की है कि नहीं कोई सरकार। अब जब जो सरकार लोगों की है तो वो लोगों की सुनती, कम से कम लोगों की बात करती, लेकिन नहीं। यहां पे इन बच्चों ने मांग क्या करी थी? मांग ये करी थी कि एक ऐसी सरकार हो जो लोगों की हो, जो हमसे पैसा ना चुराए, करप्शन ना करे और अगर हम ऑब्जेक्ट करें तो हमें गोलियां ना मारे। 25 से 30 लोग मार दिए गए इस एक आंदोलन में, जिसमें कि रबर बुलेट्स, वाटर कैनन, कई सारे और चीज छोड़ी गई, आंसू गैस, गोले, सब कुछ छोड़े गए और फिर उसके बाद एक्चुअल गोलियां भी यूज हो गई, लाइव एम्यूनिशन यूज हो गई, जिनसे कि हेड शॉट से कई सारे छाती पे, सीने पे गोली लगने से कई सारे लोगों की मौतें हुई हैं।
और उसके बाद ये आंदोलन उग्र हुआ। और उग्र ना होता कैसे होता, यहां के बच्चे देख रहे थे हमारे सामने, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, ये इनकी डेथ हो गई खाली बस एक आवाज उठाने पे। ये मंजूर नहीं है। सो इसके बाद जो नेपाल ने आज जो देखा है वो तो अब इतिहास याद रखेगा। आगे फ्यूचर में ये पढ़ाया जाएगा इतिहास की किताबों में कि नेपाल में एक समय पे 2006 में जब इन राजा को हटाया गया था, और जो राजा को हटा के जो सरकार बनी, ये सरकार आप इमेजिन करिए 2008 से आज कितने साल हो गए हैं, 2025 तक ऑलमोस्ट 17 के आसपास साल हुए हैं। 17 साल में यहां पे 13 सरकारें आ रखी हैं। 17 साल में 13 गवर्नमेंट्स। इज इट इवन मेक सेंस? एक सरकार 5 साल तो चले नहीं, यहां पे 17 साल में 13 सरकारें। तो खैर अब ये हुआ है नेपाल में, इसलिए बच्चे अब परेशान हैं। इन बच्चों को लग रहा है कि अब जो सरकार हो वो रेलेवेंट हो। हमें खाली रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमें रेलेवेंस चाहिए। आज के समय के हिसाब से कानून हो, आज के समय के हिसाब से तरीके हों, बस। तो विद दैट हम करते हैं इस वीडियो को कंक्लूड। इसमें अगर आपको कोई और अगर आपको पॉइंट लग रहा हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम भी इसको फॉलो अप करते रहेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, स्टे शार्प।